लिंक भेज दिया। बोर्ड विजिबल है, क्लियर? यस मैम। चलिए आज स्टार्ट करना है हमें सेक्शन 12। प्रीवियस टॉपिक में कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में आ रही हो? मैम ये सेक्शन 11 जो था, इसका जो सेकंड सब पॉइंट जो था सेकंड वाला, वो एक बार आप दोबारा थोड़ा ब्रीफली बता दोगे? ज्यादा है नहीं उसमें, बट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कह रहा है वो बताओ एक बार। A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced. देखो, लीज का कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं अपन। लीज का किसका? कॉन्ट्रैक्ट, लीज का क्या होता है समझते हैं? लीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Lease, लीज it's like a, ये समझती है क्या आप हर्षिता? yes मैम, मतलब let या लेसर क्या कर रहा है? लेसी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी लेसर की है, यानी ट्रांसफर की है। ये इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को देता है। ट्रांसफर लेसर कहलाता है और ट्रांसफरी लेसी कहलाता है। प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है, ये प्रॉपर्टी का पोजेशन अब ट्रांसफर होके लेसर से लेसी के पास आ जाता है। अब इसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते हैं अपन, है ना? तो अब यहाँ पे जो लेसर है ये कौन है? ट्रस्टी है, ओनर नहीं है। यानी कि इसको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स है वो कैसे हैं? लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं। इसको कहा गया है जो ए नाम का व्यक्ति है, इसने ऑथर ने या ट्रस्ट जिसने क्रिएट किया, ये ट्रस्ट का क्रिएटर है ये, उसने एसर यानी ट्रस्टी को ये राइट दिया है कि आप इस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 3 साल के लिए ही लीज पे दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस ट्रस्टी ने इस लेसी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 7 साल का कर लिया है। जो इसके बियॉन्ड द पावर है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपन करवा सकते हैं क्या? नो, नॉट पॉसिबल। because time period already specified है. बियॉन्ड पावर जा रही है। Okay. इसकी अथॉरिटी ही नहीं थी कि 3 साल से ज्यादा करे। अब आगे बात समझ में? Yes ma'am, yes. I was recalling this example, but वो आ नहीं रहा था. But yeah, thank you ma'am. तो सीमा मैम किस लिए है? फर्स्ट और बताओ 11 का क्या कह रहा है वो तक? ये कह रहा है अगर ट्रस्ट का मामला है तो उसमें हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे। किसके अकॉर्डिंग कराएंगे? जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एग्री हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करवाएंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करवा सकता है? जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया, यानी ट्रस्ट का क्रिएटर जिसे हम कहेंगे ऑथर कहा जाता है या सेटलर कहा जाता है। ऑथर या सेटलर ऑफ ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट का निर्माण करता। एक हो गया कौन? ट्रस्टी। एक हो गया कौन? बेनिफिशियरी। 3 पार्टी होगी ना इसमें। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाना है तो कौन करवा सकते हैं? बेनिफिशियरी भी ट्रस्टी को कह सकता है कि आपको ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे आपको बताया है। और ऑथर या सेटलर ऑफ द ट्रस्ट भी उसको बाउंड कर सकता है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ट्रस्टी के भी कुछ राइट होंगे, वो इन दोनों के खिलाफ क्या करेगा? एनफोर्स करा सकेगा। भाई मुझे इतना रेम्यूनरेशन मिलना था, ये नहीं मिला है, ये मेरा अधिकार था। तो वो राइट जो ट्रस्टी के हैं, या ये दो पक्षकार हो गए। देखने में अपने को 3 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो क्रिएट कर रहा है किसकी बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियरी के लिए। तो 2 लोग हो गए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करने वाले अगेंस्ट द ट्रस्टी।
तो ये सेक्शन 11 का क्लॉज 1 आपको बताता है कि आप ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसके अकॉर्डिंग कराओगे? जो उसको अधिकार दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे अपन ने देखा 3 साल का अधिकार दिया है प्रॉपर्टी को लीज करने का, उतना मिलेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा लीज करने का राइट दिया जाए। इतना दिया जा सकता है कि आपको इसको प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, आपको किसी को नहीं देना है, आपको इसको लुक आफ्टर करना है, आपको इसको एजुकेशन के पर्पज से लेना है, आपको इसको बेनिफिशियरी के हित के लिए संभाल के रखना है, व्हाटएवर द टर्म्स एंड कंडीशंस लेट डाउन इन दैट ट्रस्ट डीड, उसके अकॉर्डिंग इनके राइट्स और लायबिलिटीज अराइज होंगे और जिनको अपन लागू करवा सकते हैं। गॉट इट? और भी कोई सवाल हो तो पूछो। नहीं? चल दूं आगे? चलिए, अब आपका बहुत अच्छा सा शानदार सा सेक्शन है, सेक्शन 12। इसको लेते हैं, क्या कहता है? टाइटल देखो सबसे पहले, इसमें टाइटल जो है वो क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आराम आराम से देखना है सेक्शन को, जल्दबाजी नहीं है। ये कह रहा है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आंशिक रूप से हमें संविदा का क्या करवाना है? पालन करवाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है। हम होल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से हम पूरे संविदा का पालन नहीं करवा सकते। ए ने बी को कहा कि मैं आपको 2 घोड़े बेचूंगा, हॉर्स रेस में काम आने वाले 2 हैं, 1 और 2, हीरा और पन्ना। ये 2 घोड़े आपको मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। किसको कहा इसने? बी को कहा। लेकिन इसमें से साहब एक घोड़े की डेथ हो जाती है, अब क्या होगा? पालन हो सकता है? दोनों घोड़े कैसे बेचेगा वो? पॉसिबल नहीं है। एक रह गया, तो क्या इस एक को बेच सकता है कि नहीं? तो यहाँ कह रहा है यस। ये कैसे हो सकता है? ये कौन बताएगा हमें? सेक्शन 12 पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 12 आपको ये बताएगा कि यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या हुई है। होल कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकता, अब ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम एज ए लेमैन भी अपन इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि यस दिस इज डिवाइजेबल, अलग अलग किया जा सकता है, तो कर दो पारी। दूसरा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए जो है वो एक ब्रोकर है, ठीक है? इसके पास शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर दे रखे हैं। शेयर होल्डर्स सपोज अपन लोग हैं, हम सब ने अपने अपने शेयर जो है वो इसको दे रखे हैं कि भैया जैसे ही अच्छी प्राइस होती है ना आप इनको बेच दें। अब क्या होता है, हम में से नंबर 1 2 3 4 5, अब इसने क्या किया? शेयर ब्रोकर ने हमसे पूछे बिना बी नाम के व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हम 5 लोगों के 10-10 शेयर बेचने का, हमसे पूछे बिना। ठीक है, हम शेयर होल्डर्स हैं, हमसे पूछा नहीं, और उधर उसने कॉन्ट्रैक्ट बी से क्या कर लिया कि मैं 5 लोगों के 10-10 शेयर आपको बेच दूंगा। अब होता क्या है, बाद में इसने जब ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, प्रॉमिस कर दिया बी को 1 2 3, तीनों बंदे राजी हैं, 3 शेयर होल्डर राजी है कि ठीक है हमें अपने शेयर बेचने हैं। इन दोनों ने मना कर दिया, हमें नहीं बेचने अभी अपने शेयर। अब फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पूरे संविदा का पालन हो सकता है क्या? ब्रोकर ने कहा था मैं 50 शेयर बेच दूंगा आपको, 5 लोग हैं उनके 10-10 शेयर बेचूंगा आपको, लेकिन अब पूरे संविदा का पालन हो सकता है क्या? इन अगलों ने तो मना कर दिया, रेटिफाई किया ही नहीं, और रेटिफिकेशन जरूरी भी था, यहाँ बाउंड भी नहीं कर सकते। अब यहाँ आंशिक पालन होगा, पार्ट परफॉर्मेंस होगा, तो क्या इन 3 जिन्होंने हाँ कही है उनके शेयर बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, डिवाइजेबल हो रहा है। ये नहीं बेचेंगे अपने तो भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने में कोई इशू है क्या? इशू नहीं है, कर देते हैं। तो हमें पहले तो दिमाग में क्या बैठानी है बात, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टली करवा रहे हैं, पूरे संविदा का जहां पालन नहीं हो पा रहा ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड, या सर्कमस्टांसेस चेंज, कोई भी परिवर्तन आ गया, अब पूरे संविदा का पालन तो हो नहीं सकता। तो आधे संविदा का पालन करना है, भाग का करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पर धारा 12 में नियम पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी तो हमें समझ आया कि पार्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता क्या है। तो इसकी जो 4 क्लॉजेस दिए गए हैं,
उसमें सबसे पहले हमें जनरल नियम पढ़ना है। जनरल नियम, अगर आपके सामने ये मामला आता है कि साहब ये पार्ट परफॉर्मेंस का मामला है, क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? रहने दो, मना कर दो। आप कौन हो? निशा, पूजा, हर्ष, हर्षिता, आशा नहीं, आप जुडिशियल ऑफिसर। आपके सामने मैटर आ रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसमें आपको नजर आ रहा है पार्टली है ये मामला, तो आप प्राइमा फेसाई सबसे पहला जो जनरल प्रिंसिपल है, नरेश जी कहते हैं क्या, दिस इज द लास्ट वन, ये जनरल प्रिंसिपल सबसे पहले लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, मना कर दो। आंशिक पालन का मामला है तो जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? रहने दो, मना कर दो। तो ये पहला नियम, सामान्य नियम, कौन बताएगा हमें? सेक्शन 12 का क्लॉज 1, ये कहेगा सामान्य सिद्धांत। ये कहेगा भैया आंशिक रूप से पालन को सामान्यतया कोर्ट इजाजत नहीं देगा। जनरली कोर्ट इस बात के लिए अलाउ नहीं करेगा कि पार्ट परफॉर्मेंस हो, लेकिन फिर भी फसादी लोग कई होते हैं, उनके लिए लॉ को रास्ते देखने पड़ते हैं। तो इन फसादी लोगों के लिए कि जो अड़े हुए हैं कि मुझे तो आंशिक रूप से है तो भी पालन चाहिए, भैया पूरा ले ले, हम तो कह रहे थे वो पूरा ले, मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा तो क्यों लफड़े में पड़ रहा है, छोड़ दे। लेकिन वो कह रहा है आधा लूंगा मतलब लूंगा, भागते भूत के लंगोटी, सही कुछ ऐसी कहावत है। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इन हिंदी, तो बिल्कुल नहीं पता मुझे, मैंने तो ऐसे आया तो मैंने बोल दिया। पता है तुमको क्या होता है इसका? कुछ भी आया हाथ में ऐसा भागते हुए की लंगोटी सही, कुछ ऐसा बहुत पुरानी कहावत है। या मैम ये है भागते चोर की लंगोटी ही सही, इट्स भागते मीन की लंगोटी ही सही, ऐसी कोई कहावत मेरे ध्यान में या नहीं, मेरी ध्यान से नहीं है कि कोई भी इट्स मीन यस जो भी मैम कुछ भी यही है। मिल जाए। जितना हाथ में आ रहा है उतना ले लो। तो ये वो वाला फिट बैठ रहा है ना यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो, अब पढ़ रहे हैं हम एक्सेप्शन इस जनरल प्रिंसिपल के अपवाद। ये कह रहे हैं हमें तो चाहिए, हमें तो कुछ भी दे दो आप। अब ये धारा 12(2) और 12(3) और 12(4, ये इसके क्या है? अपवाद, जो क्या बताएंगे? हमें तो पार्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, अगर आप इन सर्कमस्टांसेस में आ रहे हो तो हम आपको पार्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो जनरल प्रिंसिपल तो क्या है? नहीं देंगे। और इन जगहों पे आ रहे हो तो क्या करेंगे? इनमें आ रहे हो तो दे देंगे। बात आ गई समझ में? तो अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इस लाइन को पढ़ लेते हैं अपन, पहली वाली लाइन को, ये हमें अब समझ में आ जाएगी। देखो क्या कहता है, ये कहता है इन दिस सेक्शन, यहां से पढ़ो, एक्सेप्ट वाले को बाद में पढ़ना। ये कह रहा है इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस धारा में स्पेशली बता दिया भैया, इस धारा की बात हो रही है। इस धारा में कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा। न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन निर्देशित नहीं करेगा। आगे क्या, मैंने हिंदी कैसे पढ़ी ना, जैसे कोई अंग्रेजी जानना अच्छा जानने वाला, मेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है, हिंदी भी बिल्कुल बेकार है। तो ये देखो पहला ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयरिन आफ्टर प्रोवाइडेड। ये कह रहा है आगे जो अन्यथा बता रखा है उन बातों को छोड़ के, इस सेक्शन में जो आगे बता रखा है, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डायरेक्ट नहीं करेगा। इस धारा में इसके पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मतलब इसी सेक्शन में आगे हमें अपवाद बता रखे हैं, उन अपवादों को छोड़ के कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर पार्टली है तो अलाउ नहीं करेगा। ये कहता है क्लॉज 1। हमें समझ आ गई कि इसकी बात, मैंने आपको क्लॉज 1 में क्या बताया? सामान्य सिद्धांत। क्या सामान्य सिद्धांत है? सामान्यतया कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टली अलाउ नहीं करेगा, सिवाय इस सेक्शन में बताई गई बातों को छोड़कर। इस सेक्शन में आगे क्या बता रखे हैं, मतलब अपवाद बता रखे हैं। अब क्या कह रखा है, क्लॉज नंबर 2, इसको देखते हैं। ये क्या कहता है,
अब इसके लिए हमें इस बोर्ड की हेल्प की जरूरत होगी। ये हटा रही हूँ मैं। अब क्लॉज 2 को अपन देख रहे हैं। एक्सेप्शन नंबर पहला, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो क्लॉज 1 है उसके एक्सेप्शन बताइए, कहाँ बताए गए हैं? धारा 12 का सामान्य नियम उसके अपवाद, है ना। तो सबसे पहले 12(2) का अपवाद देखिए क्या कहता है ये कहता है where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, जहां संविदा का एक पक्षकार जो है उसके पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, मतलब होल कॉन्ट्रैक्ट तो वो पालन नहीं कर पा रहा, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, और ऐसा भाग जो अनपरफॉर्म्ड रह गया है by only small proportion to the whole in value, वो पूरे संविदा के भाग में केवल छोटा सा भाग है, स्मॉल प्रपोर्शन है जिसका कि पालन नहीं हो पा रहा, एंड एडमिट्स ऑफ कंपनसेशन इन मनी, और जिसका हम पालन नहीं कर पा रहे उसका हम मनी के रूप में कंपनसेशन भी कर पाएंगे। The court may at the suit of either party, अंडरलाइन करेंगे, at the suit of either party, न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर डायरेक्ट the specific performance of so much of the contract as can be performed, न्यायालय निर्देशित करेगा कि जितना भी भाग परफॉर्म किया जा सकता है उसे परफॉर्म कर दिया जाए, and award compensation in money for the deficiency, और जो कंपनसेशन मनी के रूप में है वो भी कर दिया जाए जो कमी रही। इसको समझ लो, फिर वापस इसकी भाषा को भी दोबारा पढ़ने लो। देखो ये पूरा संविदा था जिसमें कि उसने कहा मैं ये 100 बीघा जमीन आपको बेचूंगा, ए ने बी को कहा कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है वो मैं आपको बेच दूंगा। अब बाद में पता चलता है कि 98% प्रॉपर्टी तो उसकी है लेकिन 2% प्रॉपर्टी इसकी है ही नहीं। गलती से इसने समझ लिया कि ये 2% प्रॉपर्टी इसकी है, और ये 2% प्रॉपर्टी तो किसकी थी? एक्चुअली इसके ब्रदर की है, ब्रदर ऑफ ए। अब इसकी है ही नहीं वो संपत्ति। कहानी में क्या सिचुएशन है? ज्यादातर भाग का पालन हो पा रहा है, ये 90% भी हो सकता है ना। इलस्ट्रेशन अलग अलग आएंगे, तो अपने को क्या देखना है? जहां ज्यादातर भाग का पालन हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट परफॉर्म हो रहा है, कुछ भाग परफॉर्म नहीं हो रहा, ये सिचुएशन है। 98% परफॉर्म हो रहा है, कितना परफॉर्म नहीं हो रहा? केवल 2% ही परफॉर्म नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये मामला 12(2) में आपके सामने आया है, आप जुडिशियल ऑफिसर है, आप रैशनली सोचिए आपके सामने कौन सा मामला आ रहा है? बी कह रहा है मुझे सर ये जमीन दिलवाइए, ए ने कहा था मुझे ये जमीन बेचने के लिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ए कहता है सर मेरी 100% जमीन ही नहीं है, कैसे बेचूं? अब आप क्या देख रहे हैं इसमें? 98% तो इसकी है, बेच सकता है, परफॉर्म कर सकता है, फिर भी नाटक कर रहा है, और 2% ही तो है जो परफॉर्म नहीं करनी है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिलवाए भाई अपन यहाँ? और ये जो 2% परफॉर्म नहीं देनी है इसका मनी के रूप में कंपनसेशन भी पॉसिबल है। सपोज ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 लाख का हुआ है, तो अब इसमें 10 लाख की अगर ये 100% प्रॉपर्टी है तो इवेल्युएट कर लेगा, भैया ये इतना परसेंट मुझे नहीं मिला है, तो कैलकुलेट करके उसका अमाउंट क्या करेगा? इसमें से लेस कर देगा, उस 2% जो प्रॉपर्टी नहीं मिली है रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हम इसका इवेल्युएशन मनी के रूप में कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, हमें 100% नहीं मिलके 98% मिल रहा है, तो हम कैलकुलेशन एक मनी भी कर सकते हैं। सो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? स्पेसिफिक पार्टली परफॉर्मेंस है लेकिन अलाउ कर देगा, क्योंकि झंझट ही नहीं है। दिक्कत क्या है हमें? आपके सामने परेशानी तो सॉल्व है, क्या है कि 90%, इसने परसेंट नहीं दिया आपको, आराम से इसने ये कहा है कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपको देखना होगा, डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में। आप ये मत कर देना जुडिशियल ऑफिसर बनते ही मैडम ने 98 बताया था, इसका तो 95 हो रहा है। अब मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या तो सीमा मैम को फोन करूंगी। अब वहां पे आपको क्या करना है? रेशनली दिमाग लगाना है कि कौन से मामले में कंसिडरेबल पार्ट परफॉर्म हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी लैंग्वेज वापस पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको ये आ गया ना
बोर्ड पे चार्ट। अब इसका क्लॉज 2 वापस पढ़ो। वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, जहां एक पक्षकार संविदा के पूरे भाग का पालन नहीं कर सकता, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, लेकिन वो भाग जो कि अनपरफॉर्म्ड रह गया है, यानी जिसका हम पालन नहीं कर पा रहे, बाय ओनली स्मॉल प्रपोर्शन टू द होल इन वैल्यू, वो केवल एक छोटा सा भाग है पूरी संविदा का, एंड एडमिट्स ऑफ कंपनसेशन मनी, और उसको हम मनी के रूप में कंपनसेट भी कर सकते हैं अनपरफॉर्म पार्ट। द कोर्ट में डिस्क्रिशनरी पावर है अभी भी आपकी। एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आएंगे, क्योंकि अभी आगे से सिचुएशन दूसरी मिलेगी आपको। देखिए क्या कहते हैं, दोनों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, यानी ए कह सकता है बी भी कह सकता है, ए कह सकता है बी को कि परफॉर्म करो, बी भी कह सकता है ए को, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, हो सकता है सेलर मना कर दे, हो सकता है बायर मना कर दे, सेलर कहे मैं नहीं बेच रहा या बायर कहे मैं नहीं खरीद रहा, दोनों में से कोई भी पार्टी आवेदन कर सकती है दूसरे पक्षकार के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म, जितना वो पालन कर सकता है उतने का कोर्ट आदेश दे देगा, एंड अवॉर्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी, और जो कमी रह गई उसके लिए कंपनसेशन की बात कर लेगा। बताओ। हेलो, जैसे भी मैं क्लास में थी एक्चुअली। हाँ, ओके। हिंदी में भी पढ़ लो इस लैंग्वेज को। और अपनी नोटबुक में छोटा सा डायग्राम बना के रखा दो, ताकि इन फ्यूचर जब अपन दोबारा पढ़े तो अपने को दिक्कत ना आए। हिंदी में भी लैंग्वेज पढ़ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो अपन बात कर लेते। हो गया? इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लियर? चलिए, अमिता क्लियर है? यस मैम। आशा? यस मैम। अब तीसरी बात देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है जहां किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो, पूरे भाग का पालन वो नहीं कर पा रहा है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर पा रहा, और वह भाग जो अपालित रह जाना है, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट रह जाएगा, उसकी क्या पोजीशन है। पहली बात, संपूर्ण का कोई प्रचुर भाग हो, यद्यपि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो, फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल। मतलब कंसिडरेबल पार्ट का मतलब क्या होता है, या तो ज्यादा भाग क्वांटिटी में भी हो सकता है, या फिर वो कम भाग भी है तो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए इसने यहाँ पे शब्द कंसिडरेबल इस्तेमाल किया है। प्रचुर भाग और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, या फिर दूसरी बात, डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी। तो अब पहले फैक्ट्स को देख लो कि ये क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद समस्या का समाधान देखेंगे। इसने अपने को जो समस्या 12(3) में बताई है, अब वो ये बताई है कि साहब ये हमारा प्रॉपर्टी अब इसमें से सपोज पहले तो अपन क्या देखते थे, 2%, 10% ऐसा परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। अब होल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें से सपोज 60% परफॉर्म हो पा रहा है, 40% परफॉर्म नहीं हो पा रहा। ये कौन सा भाग हो गया जो परफॉर्म नहीं हो रहा? ज्यादा भाग है जो परफॉर्म नहीं हो पा रहा। या फिर इसने कहा कंसिडरेबल पार्ट, तो उसको भी समझो कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है। जैसे सपोज कि 80% पार्ट परफॉर्म हो रहा है
नहीं हो रहा। लेकिन ये 20% ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रॉपर्टी का, यहाँ पे ऑर्नामेंटल ट्रीज लगे हुए हैं। इस प्रॉपर्टी के साथ में आगे एरिया काफी ओपन स्पेस है और काफी अच्छे इसमें पेड़ लगे हुए थे, जो इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल असेट थी, जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा रही थी। अब ये कम भाग होते हुए भी क्या हो गया, वेटेज वाला पार्ट हो गया, महत्व वाला भाग हो गया। अब ये परफॉर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि बेचने वाला कह रहा है मैं प्रॉपर्टी तो बेच दूंगा, मकान बेच दूंगा, लेकिन इसके आगे जो स्पेस और पेड़ हैं इनको मैं नहीं बेच रहा हूँ, जबकि वो उसकी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता था। तो कहाँ कवर हो रहा है, 12(3) में कवर हो रहा है, जहां 12(3) हमें कह रहा है कि महत्व वाला भाग, कंसीडरेबल पार्ट या ज्यादा भाग पालन नहीं हो पा रहा है। तो बात समझ में आ रही है दिमाग में? ये पिक्चर कौन सी है? ये पिक्चर ऐसी है कि जहां हम क्या नहीं परफॉर्म कर पा रहे, या तो ज्यादा भाग है ऐसा जो अनपरफॉर्म्ड रह जाने वाला है ना, और या फिर महत्व वाला भाग है जिसको हम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे और जो हमारे लिए पार्टी के लिए महत्व रखता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी, कौन सी चीज जो अनपरफॉर्म्ड रह गई है उसके लिए, या तो कंपनसेशन इन मनी पॉसिबल है, अगर कि ए सिचुएशन में इसने बताया है कि कंपनसेशन पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। 100 में से 40% को अपन ने हटा दिया, अपन ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें भी डिसाइड जो कर रखा था, सपोज 100 बीघा थी, उसमें से 60 बीघा हो रही है, 40 नहीं हो पा रही है, तो अपन ने कैलकुलेट करके वो अमाउंट लेस कर देंगे, तो हम उसको इवैल्यूएशन कर पा रहे हैं। और बी सिचुएशन में कह रहा है कि आप इवैल्यूएशन ऑफ कंपनसेशन नहीं कर सकते, इवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे लिए वो पेड़ कितना महत्व रखते हैं ये हमको अगर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका पैसे के रूप में हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या अलग से इन्होंने कोई प्राइस ही नहीं रखा था, इस तरीके का अलग से कोई प्राइस तय नहीं किया था कि पेड़ों का क्या प्राइस होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, पूरी होल प्रॉपर्टी का एक था। तो कितना पेड़ों का माना जाए, मेरी तरफ से तो 50 से ज्यादा % जो था वो मैं उसी को मान के चल रही थी, उसी के लिए मैं पैसा दे रही थी। सामने वाले के लिए वो कहते नहीं साहब ये 20% में ही आ रहा है तो मैं उतना ही पैसा काटूंगा, यानी अब इवैल्यूएशन में दिक्कत आ गई, अपन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, दो पोजीशंस हो गई, कैलकुलेशन समझ आ रही है कि क्या परिस्थिति क्या दिख रहा है 12(3) में हमें, कि ज्यादा भाग पालन नहीं हो पा रहा, या महत्व वाला भाग कंसीडरेबल पार्ट का पालन नहीं हो पा रहा, और जिस भाग का पालन नहीं हो पा रहा उसमें दो परिस्थिति देखनी है, या तो पहली परिस्थिति की कंपनसेशन पॉसिबल है, इवैल्यूएट अपन कर सकते हैं कि कितना डैमेजेस होगा, या फिर दूसरी परिस्थिति की अपन इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि कितना मॉनेटरी लॉस हो रहा है। तो अब ऐसी समस्या के समाधान के लिए आगे क्या कह रहा है देखो, तो वह विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई डिग्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। तो कह देंगे भैया ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है तो आप क्या कहोगे, दूर ही रहे ये मामला, मना कर दो स्पेसिफिक। किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के वाद पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को संविदा के उतने भाग का पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना वह पालन कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ईदर पार्टी नहीं है, एक तो एग्रीव्ड है, दूसरा डिफॉल्टिंग पार्टी है, तो यहाँ पे बात केवल कौन लेके आ रहा है, एग्रीव्ड, दोनों पार्टी में से कोई लाए ऐसा नहीं है। यहाँ डिफॉल्टिंग पार्टी किसको कहेंगे आप, जिसने कहा था मैं पूरी संविदा का पालन कर सकता हूँ लेकिन मेजोरिटी भाग का पालन कर नहीं रहा है, वही तो डिफॉल्टर हो गया। आप 40% का पालन नहीं कर पा रहे हो, आप डिफॉल्टर, आपकी पेड़ों का भाग नहीं दे पा रहे हो, आप डिफॉल्टर हो। क्या डिफॉल्टर धारा 12(3) में बात ला सकता है, नहीं ला सकता। 12(2) में कोई भी पक्षकार बात ला सकता है, ला सकता है। 12(3) में कौन लाएगा, एग्रीव्ड लाएगा, डिफॉल्टर ला सकता है क्या, ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें ध्यान रखनी। तो अब अपने को क्या कह रहा है, लेकिन कब देगा, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन देगा किसको, डिफॉल्टिंग पार्टी को, कब देगा, खंड क के अधीन आने वाली किसी दशा में उस भाग के लिए जो अपालित रह जाना है प्रतिफल घटाकर संविदा के पूरे संपूर्ण के लिए करारित प्रतिफल दे दे या दे चुका हो, और खंड ख के अधीन आने वाली किसी दशा में बिना किसी कमी के
संविदा के संपूर्ण के लिए प्रतिफल दे दे या दे चुका हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ ये वाली सिचुएशन होने के बाद भी प्लेंटिफ आता है और में आपके सामने क्या कह रहा है, मुझे तो डिपेंडेंट से क्या दिलवाओ, ये 60% कर पा रहा है दिलवा दो, ये 80% कर पा रहा है दिलवा दो। अब पहले वाली सिचुएशन में आ जाते हैं अपन। यहाँ प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ लेके आ रहा है जो सूट, उसमें हम जो भाग अनपरफॉर्म्ड रहना है उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट होगा। तो वो अमाउंट क्या करेगा, लेस कर देगा। जैसे ये पूरी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 लाख में, तो कैसे कैलकुलेट होगा, इस प्रॉपर्टी का 4 लाख अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 6 लाख कर सकते हैं। तो 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट में से उसको सिर्फ कितना पे करना है, 6 लाख पे करना है और उनकी वो प्रॉपर्टी उसे मिलनी है। तो कोर्ट जो है वो क्या आदेश देगा कि भैया ये अनपरफॉर्म्ड पार्ट का कैलकुलेशन हो सकता है, तो वो अमाउंट लेस करो और आप बाकी पैसा दे दो 6 लाख, और ये प्रॉपर्टी का डायरेक्शन अब ये कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को देगा कि आप 60% तो पालन कर दो। बात आ रही है समझ में? पहली सिचुएशन में आप क्या करोगे, पहली सिचुएशन में आप इस मामले को कैसे सुलझाओगे, आप कहोगे भैया ये कंपनसेशन इन मनी हो पा रहा है, 40% को अपन कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कितना पैसा लग रहा है इसका, तो घटा दो मेन अमाउंट में से और आप बाकी पैसा देके प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, और ऐसा डायरेक्शन आप डिफेंडेंट को दोगे कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, आप आ जाइएगा। हाँ जी ठीक ठीक ठीक। ओ हाँ हाँ बिल्कुल सही रहेगा, सब न्यू कमर है। हाँ ठीक, ठीक है बिल्कुल, आप 10:30 आ जाना। ओके। पहली वाली सिचुएशन क्लियर है, कोई डाउट? दूसरी सिचुएशन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो भाग अनपरफॉर्म्ड रहना है 20%, उसका कैलकुलेशन इन मनी इज नॉट पॉसिबल। इसने कहा मैं पूरी प्रॉपर्टी 10 लाख में दूंगा। अब इस 10 लाख में इसने आधा आधा ये करके बांट के नहीं बताया था कि ये ऑर्नामेंटल वाला पार्ट इतने का रहेगा जिसमें पेड़ है, इस प्रॉपर्टी का फर्स्ट फ्लोर का इतना पैसा, सेकंड फ्लोर का इतना पैसा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। हमने पूरी प्रॉपर्टी की बात की थी जिसमें 2 फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट, और आगे ये स्पेस भी था। तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख थी, कुछ अलग अलग डिवाइजेबल नहीं था। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी क्या पैसा इस प्रॉपर्टी का है जो हमें नहीं मिल पा रही है। तो इस सिचुएशन में पैसा क्या देना पड़ेगा, फिर भी प्लेंटिफ कह रहा है मुझे तो चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, पूरा पैसा देंगे और प्रॉपर्टी कितनी लेंगे, 80%। बच्चा जिद कर रहा है तो आप क्या करोगे, ले ले भैया, लेकिन पैसा क्या करना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इन मनी अपन कर ही नहीं पा रहे, तो अपन इस पे बैठ के दिमाग क्यों लगाएं, जब ये इन कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता डैमेजेस का, तो हम यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे। पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई, और इतना पे ही नहीं, और भी शर्त यहाँ पे दे रखी है, क्या कह रखा है, दोनों में से किसी भी दशा में संविदा के बाकी भाग के पालन के समस्त दावों और या तो कमी के लिए या प्रतिवादी के व्यतिक्रम के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के समस्त अधिकारों को त्याग दे। आप ये भी कहोगे उससे, प्लेंटिफ से, कि भैया तेरे को दिक्कत क्या आ रही है, तू यही प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, भी मेरे को यही प्रॉपर्टी है, रीजन सो एंड सो, समझाने पे माना नहीं, पार्टली परफॉर्मेंस ही चाहिए। तो आप कह रहे हो कि ठीक है यहाँ कंपनसेशन इन मनी पॉसिबल है, कर लिया आपने, यहाँ नहीं पॉसिबल है तो पूरा पैसा। फिर प्लेंटिफ को ये कहेगा कोर्ट, डिफेंडेंट को तो डायरेक्शन दे दी है कि आप पालन करो, और प्लेंटिफ को क्या कहेगा, फिर दोबारा कोर्ट मत आ जाना हमें परेशान करने के लिए कि मेरे को तो अभी इसने डिले किया था, डिफेंडेंट ने उसका मुझे दावा करना है और मुझे नुकसान हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा नहीं होने की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा है सेक्शन 3 में कि और भी वो बात ला सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो ये कह रहा है बाकी आपके सारे
सारे जितने अधिकार है डिफेंडेंट के खिलाफ बात दायर करने के, किसी प्रकार के क्लेम के, वो सारे आपको रिलिंक्विश करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे मिस्टर प्लेंटिफ। तब हम आपको धारा 12 में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में भी हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश देंगे। आ रही है बात समझ में? अब देखो इंग्लिश में इसको लेते हैं अपन, इस लैंग्वेज को, ये क्या कह रहे हैं? Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, जहां संविदा का कोई पक्षकार कैसा है, पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, and the part which must be left unperformed, और जो भाग unperformed रह रहा है उसके बारे में क्या सिचुएशन है? either A forms a considerable part of the whole though admitting of compensation in money, जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो कैसा है? प्रचुर भाग है, कंसीडरेबल भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, ज्यादा भाग है, हालांकि उसका कंपनसेशन इन मनी हो सकता है, अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, इसका मनी के रूप में कंपनसेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसने मतलब दो सर्कमस्टांसेस बताइए आप, और है, एंड नहीं है, आप समझो कि दोनों होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी स्थिति। He is not entitled to obtain a degree of specific performance, तो ऐसी अगर कोई मामला है तो सबसे पहली बात तो एंटाइटल नहीं है पार्टी प्लेंटिफ कि उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी मिल जाए, क्योंकि मामला ही इस तरीके का हो गया, ज्यादा भाग अनपरफॉर्म्ड है। बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, लेकिन न्यायालय दूसरे पक्षकार के आवेदन पर, मतलब गिल्टी पार्टी को तो मना ही कर दिया इसने, गिल्टी पार्टी को तो देगा ही नहीं, लेकिन अदर पार्टी, एग्रीड पार्टी अगर आती है